नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस में जून मंथ का पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं और ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे पहले भी हम लोगों ने हर मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस को कवर किया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जरूर उसे कवर कीजिएगा और इसके बाद में आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत ही बेहतरीन सेशन को। लेकिन सबसे पहले एक सीख है आप लोगों के लिए। जिंदगी में आप लोग ये याद रखना कि जो आपने मुकाम बनाया है उसको हासिल करने के लिए आपको कितना भी जोर लगाना पड़े, आप लोगों को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपकी परीक्षा लेता है और आपके रास्ते में, आपके पथ में कठिनाइयां जो है वो पैदा करता है। तो जब भी कठिनाई आए तो आप लोगों को ये सोच लेना है कि ये ईश्वर के द्वारा एक रुकावट जो है वो डाली गई है ताकि हम लोग रुक जाएं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, अपने आप को साबित करना है। चलिए शुरुआत करें सेशन की। ओके, डन। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, दीपक इंदौरा 021। आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए बेझिझक, बेधड़क। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को लेक्चर की पीडीएफ और यहां पर क्विज जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। परम अनंत ये जो है एक सुपर कंप्यूटर है और किस आईआईटी के द्वारा इसको कमीशन किया गया है? तो रिसेंटली आईआईटी गांधीनगर के द्वारा इसको कमीशन किया गया है। सुपर कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है? सी कंप्यूटर जो है उसके अंदर एक यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। मान लीजिए कि एक इंसान के अंदर 10 लोगों के दिमाग को एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक इंसान जो है वो 10 लोगों के बराबर काम कर सकता है। कैलकुलेटर, जिसे हम लोग कहते हैं कि कैलकुलेटर जो है वो छोटी मोटी गणनाओं करने के काम में आता है, लेकिन जब यही कैलकुलेशन जो है वो हाई लेवल पर होने लगती है, मल्टीप्लाई जो है बहुत हाई लेवल पर होने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो इसे ही रिसेंटली आईआईटी गांधीनगर के द्वारा कमीशन किया गया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जापान का एक सुपर कंप्यूटर है, जापान का एक सुपर कंप्यूटर है जो कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहां हम लोग देख सकते हैं कि परम अनंत आईआईटी गांधीनगर में एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है और ये जो है वो माइट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये कमीशन किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन जो है वो आपसे थोड़ा सा घुमाकर भी वो पूछ सकता है। सेकेंड फेज के तहत स्थापित की गई है, ठीक है। और इसके लिए मिशन कौन सा है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है, यहाँ नाम आप लोग जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मेंस के अंदर या फिर किसी अदर एग्जाम में जहां पर रिटर्न एग्जाम होता है वहां पर लिखने के लिए आपको ये हेल्प करने वाला है। इसी एनएसएम के तहत पूरे देश भर के अंदर 15 सुपर कंप्यूटर जो है वो लगाए जा चुके हैं और यह स्वदेशी मतलब इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर स्टैक इज डेवलप्ड बाय सीडैक। तो सीडैक जो है ये क्या है? ये एक संस्था है जिसके जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है, जरूर याद रखना। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए, किस राज्य को भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के रूप में जाना जाता है? ये वही स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर जो हैं वो भारत के अंदर शामिल होते हैं और वो है बिहार। तो बिहार जो है वहां पर सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के रूप में इसको जाना जाता है। भारत के जो भूवैज्ञानिक हैं यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये बताया गया है कि बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर 27.6 टन जो है वो मिनरल्स यहां पर अवेलेबल है, जिसमें 88 मिलियन टन का स्वर्ण भंडार जो है वो मौजूद है। तो बिहार के अंदर इतना बड़ा सोना जो है वो मौजूद है, चाहे हम लोग इसको फिजिकल थिंग में मतलब गोल्ड के रूप में बात करें या फिर ह्यूमन थिंग्स के रूप में बात करें तो भी वहां पर सोना ही सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज टॉप्ड द चार्ट ऑफ पीएसयू लेंडर्स इन क्रेडिट ग्रोथ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022? तो वित्त वर्ष 2022 के दौरान ऋण वृद्धि में किस बैंक ने पीएसयू ऋणदाताओं के चार्ट में शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि बैंकिंग की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। तो इस समय आप लोग देख सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2021-22 के दौरान प्रतिशत के संदर्भ में यानी कि एज कंपेयर टू परसेंटेज, तो वहां पर ऋण की हम लोग बात करें यानी कि लोन की बात करें, डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, तो इस मामले में शीर्ष स्थान जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हासिल किया है। पुणे मुख्यालय वाले ऋणदाता ने मार्च 2022 के अंत में सकल अग्रिम
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सकल अग्रिम को आप लोग कहते हैं लैंडर रिकॉर्ड जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 26% की जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उनका जो है नाम आता है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और फिर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तीन जो है वो ऑर्डर आप लोग को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूएस ओवरटुक विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंड बिकम इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22। तो रिसेंटली अमेरिका ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत के साथ में शीर्ष व्यापारिक भागीदार जो है वो बन चुका है। ये बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका जो है उसने चाइना को पीछे किया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है, और मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट होती है और पब्लिक होती है, दोनों जो है वो इसमें पार्टनरशिप निभाती है। लेकिन रिसेंटली जो इकोनॉमिक आउटलुक्स हैं इंडिया के, वो ये कहते हैं कि भारत जो है वो अब धीरे धीरे कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि मिक्स इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए अमेरिका जो है वो शीर्ष व्यापारिक भागीदार जो है वो भारत का बन चुका है। तो अमेरिका ने किसको पछाड़ दिया है, चीन को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और भारत के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन डॉलर रहा है, जबकि 2020-21 में 80.51 बिलियन डॉलर था। तो भारत ने जो है वो अब अमेरिका के साथ में बहुत अच्छी भागीदारी निभाई है। इसके साथ में ही संयुक्त अरब अमीरात यूएई जो है वो तीसरा सबसे बड़ा भागीदार बन चुका है। तो पहले पे आ गया है अमेरिका, दूसरे पे आ चुका है चाइना, तीसरे पे आ चुका है कौन, यूएई। और यहां पर देख सकते हैं आप, इसके बाद में सऊदी अरब है, फिर इराक है, सिंगापुर है, ये जो है वो इसमें फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स रैंक पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है वो रिसेंटली सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज शर्मा। पंकज शर्मा जो है वो रिसेंटली यहां पर अपॉइंट किए गए हैं। पंकज शर्मा को डीएफएस में जॉइंट सेक्रेटरी हैं अभी ये, ठीक है। और रिसेंटली इनको अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम मेंबर के रूप में पीएफआरडीए के मेंबर जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो यहां पर एक अध्यक्ष होते हैं, तीन जो है वो सदस्य होते हैं, यानी कि पूर्ण सदस्य होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, और तीन जो है वो पार्ट टाइम मेंबर यहां पर अपॉइंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न मंत्रालय और विभागों को द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के वितरण के लिए सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले आम मंच का नाम क्या है? देखिए, सरकार कई योजनाएं चलाती हैं, उनका लाभ जो है वो आम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार के द्वारा रिसेंटली जन समर्थ योजना जो है ये मंच, इसकी शुरुआत की गई है। तो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के वितरण के लिए कॉमन पोर्टल जन समर्थन जो है समर्थ, इसको लॉन्च किया है। यहां पर जो है इस पोर्टल के माध्यम से सभी नागरिकों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही में कि उस योजना का लाभ कैसे उस व्यक्ति को मिल सकता है ये भी यहां पर बताया जाएगा। तो शुरुआत में 15 क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं को पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसके बाद में धीरे धीरे जो है वो और भी कई योजनाएं यहां पर लिंक की जाएगी। इसका लाभ क्या होगा कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एक पोर्टल पर सारी योजनाओं का पूरा ब्यौरा जो है वो मिल जाएगा, पूरा डेटा मिलेगा, ताकि उनको किसी भी योजना का लाभ लेने में कोई भी परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, which insurance company has announced a joint venture with AIA Group Limited and launched Smart Value Income Plan as the industry's first Smart Value Income Plan? तो रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो टाटा जो AIA है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और एआईए ग्रुप लिमिटेड के द्वारा स्थापित एक जॉइंट वेंचर है। उन्होंने मिलकर जो है ये स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान को लॉन्च किया है। अब इसमें होगा क्या कि गैर लिंक्ड सहभागी जीवन बीमा बचत योजना है, जहां बोनस को प्रीमियम भुगतानों के विरुद्ध समायोजित जो है वो किया जाता है। इन द सेंस कि ये जो है वो एक सेविंग प्लान है, इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। वहां पर क्या होगा कि बोनस जो है इसको एडजस्ट किया जाता है प्रीमियम्स के साथ में। इस योजना में जितने भी उद्योग हैं उनमें पहली सुविधाएं भी शामिल हैं, जैसे नगद बोनस जमा कराने का विकल्प जो है वो जो पुरस्कार अर्जित करेगा उसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो इसमें 65 वर्ष की आयु के 100 वर्ष की अधिकतम परिपक्वता आयु के साथ में स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान जो है वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो एज ग्रुप 1 to 1 and 65 ईयर्स
कैन बाय स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान विद अ मैक्सिमम मैच्योरिटी एज ऑफ 100 ईयर। 100 साल का उसमें मैच्योरिटी टाइम पीरियड रहेगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अपने शुद्ध लाभ को दुगना कर दिया है। 12 राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों का संयुक्त शुद्ध लाभ जो है वो कितना है? तो यहां पर नेट प्रॉफिट की बात की जा रही है कंबाइंड, और रिसेंटली ये कितना हुआ है? 66,500 करोड़ रुपए जो है ये नेट प्रॉफिट यहां पर अकाउंट किया गया है। डबल हो गया है जस्ट, ये है ना। तो शुद्ध लाभ जो है उसको दुगना कर दिया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 12 राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को ज्वाइंट जो इसमें प्रॉफिट है वो कितना रहा है? 31,816 करोड़ रुपए इसके अंदर रहा है। ठीक है। तो 2021 में केवल सेंट्रल बैंक और पीएसबी को नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई का शुद्ध मुनाफा सबसे ज्यादा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट जो है वो आप लोग को याद रखना है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। निजी बैंक जितने भी हैं उनको 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ जो है वो दर्ज किया गया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये देखिए, इसका एनपी जो है वो 1% से भी कम दर्ज किया गया है। मैक्सिमम लिमिट होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, वो लगभग 16% के आसपास होती है। इससे ज्यादा होने पर बैंक जो है उसको क्या किया जाता है? वहां से शेड्यूल से हटा दिया जाता है आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। तो फाइनेंशियल 2025 इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, 2025 और 2026 के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो आप लोग याद रखना। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें लगभग 5 वित्तीय वर्षों में 40 लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर जो है वो पैदा करेगी। अगला देखिए, क्रिजाल क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है क्रिजाल, और इसके अनुसार जो एनबीएफसी है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, इसमें एमएफआईज की तनावग्रस्त संपत्तियों की सितंबर 2021 में 22% से घटकर मार्च 2000 जो है 22 में कितनी हो गई है? मतलब पहले से जो है इनके जितने भी हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा लोन है जो कि वापस नहीं आ सकता है, उनके अंदर जो है वो कमी हुई है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहां पर 14% जो है इसमें कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो मतलब पहले 22% था, जितनी भी हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेसफुल जितने भी लोन्स हैं उनके अंदर जो है वो कमी आई है, 14% तक वो हो चुका है। क्रिजल रेटिंग जो है इसके रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में एनबीएफसीज की स्ट्रेट एसेट 800 बेसिस पॉइंट से घटकर 14% जो है वो रह गई है। ये बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। तो क्रिजाल रेटिंग एजेंसी सेवाएं प्रदान करने वाली एक भारतीय कंपनी है। ठीक है, एस एंड पी ग्लोबल, ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी है, इसकी सहायक कंपनी है ये, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और अमीश मेहता जो है वो इसके सीईओ हैं। तो ये आप लोग याद रखना, अमीश मेहता जो है वो किसके सीईओ हैं? क्रिजाल रेटिंग एजेंसी जो है इसके सीईओ हैं। अगला देखिए, नटराजन सुंदर जो है वो एमडी और सीईओ के रूप में रिसेंटली एनएआरसीएल के अंदर शामिल हुए हैं। वह किस बैंक के पूर्व अधिकारी थे? तो ये जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अधिकारी थे जो रिसेंटली एनएआरसीएल के अंदर एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। उन्होंने 37 से अधिक वर्षों तक एसबीआई की जो है वो सेवा की है। 37 साल तक एसबीआई के अंदर जो है इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, और 30 अप्रैल 2022 को बैंक के डिप्टी एमडी और चीफ क्रेडिट ऑफिसर के पद से रिसेंटली ये क्या हुए हैं? रिटायरमेंट इन्होंने लिया है। अगला देखिए, which state government has signed an MOU with India Post Payment Bank to receive life certificate from pensioners through door-to-door services of the Department of Post। तो यहां पर डोर टू डोर सर्विसेज के माध्यम से पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ में जो है समझौता किया है? किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ में? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु के साथ में। आप लोगों ने इससे पहले दिल्ली का एग्जाम आप लोगों ने सुना होगा। दिल्ली के अंदर भी रिसेंटली ठीक इसी प्रकार की सर्विसेज जो है वो वहां पर लागू की गई थी। तो तमिलनाडु सरकार ने डाक विभाग की घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगी जो है इनको क्या किया है? यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। तो 70 रुपए प्रति डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की कीमत पर घर घर जो है वो सेवाएं पहुंचाई जाएंगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड मॉनेटरी पैनल। तो यहां पर हमारा करेक्ट जो है वो आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वाति धिंगरा। ए जो है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर स्वाति धिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में अपॉइंट किया गया है। वह माइकल सैंडर्स जो है इनकी जगह लेने वाली हैं। तो ब्रिटेन के अंदर वैसे ही आप लोगों को पता है कि वहां की कैबिनेट जो है वो पूरी उथल पुथल होने वाली है। ऋषि सुनाक जो हैं वो अब हो सकता है कि बोरिस जॉनसन को रिप्लेस करें, भविष्य बताएगा ये तो। विच क्रिकेटर इज टू कंटिन्यू एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर अ रिकॉर्ड 20 ईयर। 20 साल के लिए कौन से क्रिकेटर हैं जिनको सद्भावना राजदूत जो है गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर बी है ना, प्लेइंग इट्स माय वे, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो सचिन तेंदुलकर को यूनिसेफ ने अब ना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है 20 साल के लिए, जो कि बच्चों के लिए यहां पर काम करने वाले हैं। यूनिसेफ की यदि हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क के अंदर। इसके हेड जो है वो कैथरीन एम रसल है। इट्स इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको स्टार मार्क कीजिएगा। प्रेसिडेंट कौन है? टॉर हैट्रम जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ है उसके बाद में कई सारी ऐसी संस्थाएं स्थापित हुई हैं जो कि यूएसए के पक्ष में है, यानी कि कैपिटलिस्ट जो कंट्री हैं उनके पक्ष में कई सारी जो है वो संस्थाएं यहां पर निर्मित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैज बिकम द कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। एल सल्वाडोर। भाई ये तो क्वेश्चन आप लोग गलत करेंगे ही नहीं ना, बहुत फेमस है। अल सल्वाडोर ने ही बिटकॉइन को जो है वो लीगली उसको अडॉप्ट भी किया था, है ना। तो इसमें ये जो है वो पहला देश भी बन गया। तो एल सल्वाडोर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया और सेंट्रल बैंक जो है उसको उसने भी उसको अपना लिया है और ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर जो है वहां पर अब माना जाएगा, एज ए करेंसी हम लोग कह सकते हैं कि उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सहित 6 देशों की आधिकारिक मुद्रा ये बन चुकी है। और अब जो है एल सल्वाडोर के अंदर भी इसको क्या किया गया है, यहां पर नामित किया गया है। ठीक है। तो एल सल्वाडोर हीरे, सोने और अन्य मूल्यवान खनिजों के लिए जो है वो काफी समृद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों के बाद भारत सरकार ने दो प्रमुख योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम दरें जो है उसमें अचानक जो है वो 7 साल के बाद में यहाँ पर वृद्धि कर दी है? 60 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 साल के बाद में अचानक जो है वो यहाँ पर क्या की गई है, वृद्धि की गई है और पहली बार जो है वो ऐसा देखा गया है। ठीक है। प्रीमियम 1 जून से 330 रुपए बढ़कर जो है वो 436 रुपए जो है वो प्रतिवर्ष हो जाएगा। ठीक है। और जबकि दूसरी योजना जो है उसमें 12 रुपए से बढ़कर क्या हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। तो ज्यादा प्रीमियम नहीं है, लेकिन सरकार की योजना जो है वो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार के द्वारा जो फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाती है वो यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट देखिए, जन औषधि स्टोर ने मई में कितना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया है, बनाया है? 70 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 100 करोड़ रुपए। तो यहां पर दवाएं जो है वो सस्ती मिलती है जन औषधि सेंटर पर। तो जितनी भी जेनरिक मेडिसिन हैं वो यहां पर अवेलेबल होती हैं। जिनकी जिन लोगों की दवाओं तक पहुंच बहुत कम होती है उन तक ये दवाएं जो है वो पहुंचाई जाती है जन औषधि सेंटर्स के माध्यम से। तो पहली बार मई में 100 करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा जो है इन्होंने पार किया। इसका मतलब है कि ये जो कदम उठाया गया है इसके अंदर ये जन औषधि सेंटर जो है आउटलेट वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। यहाँ पर 1600 से अधिक जेनरिक मेडिसिन होती हैं। 250 जो है वो सर्जिकल उपकरण होते हैं। आयुष उत्पाद होते हैं, मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड। सैनिटरी पैड जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो आम आदमी के लिए जो है वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर फैसिलिटीज, मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। वर्तमान में 8,735 स्टोर हैं और देश में 739 जो है वो जिलों के अंदर इनको एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मई 2022 के महीने में जो जीएसटी है इसने कितना रेवेन्यू, बस जीएसटी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। 80 नंबर का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा डी। 1.41 लाख करोड़ रुपीस जो है यहां पर क्या किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ मनी। ठीक है। तो जीएसटी सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीएसटी 3 प्रकार का होता है, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी, स्टेट जीएसटी। और एक कंपनसेशन फंड के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि जब जीएसटी को लाया गया था 2014 के अंदर,
ठीक है, वैसे तो इम्प्लीमेंट जो है वो हुआ था 2015 में 1 जुलाई को। तब से एक कंपनसेशन फंड जो है वो राज्यों के लिए बनाया गया, क्योंकि कई राज्य इसका विरोध कर रहे थे, इसके अगेंस्ट में थे। उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक जीएसटी कंपनसेशन फंड जो है वो भी निर्मित किया गया था 2020 तक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग 5 साल के अंदर जो है वो आप लोगों की पूरी भरपाई इसके अंदर कर देंगे, आप लोग तसल्ली रखिए, सब्र रखिए, जल्दी जो है वो आपकी खाना पूर्ति इसके अंदर की जाएगी। लेकिन अब जो है उसके अंदर लिमिट को और बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो यहां पर जीएसटी कंपनसेशन लोन की हम लोग बात कर रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। 19वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86,912 करोड़ रुपए। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना कंपनसेशन फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिसेंटली दिया गया है। तो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं, आप लोग को याद रहेगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड। तो रिसेंटली यहां पर अपॉइंट किए गए हैं स्वरूप कुमार साहा जो है वो एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। किसके? पंजाब एंड सिंध बैंक के। ठीक है, तो 3 जून 2022 से ये जो है वो इसके अंदर शामिल हुए हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च ए न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक नया स्वास्थ्य बीमा जो है वो कार्य क्षेत्र के अंदर लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने वाली एक भारत की जो है वो नामचीन कंपनियों के अंदर ये काउंट होती है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल जो है इसको लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के अंदर टीयर 3 और टीयर 4 जितने भी बाजार हैं वहां पर अच्छी पकड़ करना, और इसके साथ में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके विस्तार और नेटवर्क का जो है वो लाभ उठाना है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है। किसी के पास में लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो आप लोगों को जरूर एक लाइफ इंश्योरेंस जो है वो अपना और अपनी फैमिली का जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2012 के लिए यानी कि 2022 के लिए होना चाहिए यहाँ पे, है ना। 2022 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी के कितने संशोधित बजट अनुमान के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद का 6.7% था। यानी कि 2000 ये जो है बात की जा रही है, आई थिंक 2012 की ही बात की जा रही है। तो 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.9%। ये पहले था। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि 6.7% था, अब कितना हो चुका है? 6.9% जो है वो यहाँ पर हो चुका है। तो 2021-22 के मुकाबले, है ना, 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.7% तक कम हो गया है। वित्त वर्ष 2012 में राजकोषीय घाटा कितना था? 6.9% जो था वो उस समय था। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है। तो सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 6.4% राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच में जो है वो अंतर को बताता है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, किसे अपॉइंट किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्णम शेखर जो है। सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कर्णम शेखर को एनएआरसीएल का गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट किया गया है। नटराजन सुंदर को एनएआरसीएल का एमडी और सीईओ जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर विथ मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड लोन ऑन इट्स ऐप। तो मुथूट जो है, मुथूट फाइनेंस के साथ में यहाँ पे साझेदारी किसके द्वारा की गई है? 24 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है ये भारत का पहला एनबीएफसी भी कहलाता है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए गोल्ड लोन देने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ में साझेदारी की है। ऋण पर कोई प्रसंस्करण शुल्क जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रोसेसिंग फीस, वो इसके अंदर नहीं देना होगा। ठीक है, चलिए। स्टेश स्टेश फिन ने हाल ही में किसके लिए क्रेडिट लाइन कार्ड के रूप में हैश लाइफ बाउंड लैश की शुरुआत जो है वो की है? क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा? यहां पर वुमेन्स के लिए जो है ये लाइफ बाउंड लैश जो है इसकी शुरुआत की गई है। इनिशिएटिव एक स्टेश फिन का। ठीक है, क्रेडिट लाइन है ये। तो स्टेश फिन एक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। इसने महिलाओं के लिए हैशटैग लाइव बाउंडलाइज जो है एक क्रेडिट लाइन इसको पेश किया है। इस कार्ड का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को अधिक से अधिक फाइनेंशियल यहाँ पर फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड कराना, ताकि वो जो है अपना फाइनेंशियल एक लाइफ जो है वो अच्छे से जी सकें, पूरी फ्रीडम हो उनको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में।
अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने अपना पहला वैश्विक हैकाथन लॉन्च किया है। किस कंपनी को 2 खंडों में विजेता जो है वो घोषित किया गया है? तो टॉन टैग है ना, हमने ऑलरेडी जो है लास्ट सेशन के अंदर इसके बारे में जिक्र भी किया था। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम जो था वो हार्बिंगर था। हार्बिंगर 2021 को रिसेंटली जो है, यानी कि 2021 के अंदर लॉन्च किया था और उसके तहत ही टॉन टैग जो है इसको क्या दिया गया है, विजेता यहां पर अनाउंस किया गया है। इसके अंदर हार्बिंगर के अंदर जितने भी जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में यहां पर जिक्र किया गया था। अगला देखिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड बाय द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर ऑफ 2021-22? तो कितनी ब्याज दर जो है वो निर्धारित की गई है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 8.1% जो है वो रिसेंटली यहां पर डिसाइड किया गया है ब्याज दर के रूप में। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही वर्ष 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज दर जमा करना शुरू करेगा और मार्च में ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज को 2020-21 प्रदान किए गए 8.5% से घटाकर कितना कर दिया है, 8.1% जो है वो करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने कोचीन पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग के लिए बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड जीता है? तो ये काम जो है वो बीपीसीएल के अलावा और कौन कर सकता है? तो ये अवार्ड जो है वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रिसेंटली दिया गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत यानी कि बीपीसीएल ने 2021-22 के लिए कोचीन पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग के लिए ये उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है। रश्मि साहू टाइम बिजनेस अवार्ड 2020 जो है वो जीत चुकी हैं, एक युवा महिला उद्यमी है और रुचि फूड लाइन की जो है वो क्या है, ये निर्देशक भी रही हैं। ठीक है, तो बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी है और इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स स्थित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार है? तो 29 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक्शन 36A(b) ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत बैंक बोर्ड में 9 से 12 जो है वो निदेशक होते हैं और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 के अंदर ये पूछा था। उस समय पूछा था कि बैंकिंग के अंदर जितने भी सीईओ और एमडी हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो बैंक बोर्ड के द्वारा किया जाता है और इसमें 9 से 12 जो है वो निदेशक होते हैं और इसी की धारा जो है 36A(b) इसके तहत आरबीआई के पास बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति करने की क्या होती है, शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की बात की जा रही है। एशिया एंड पैसिफिक विभाग के निदेशक के रूप में किसे रिसेंटली अपॉइंट किया गया है? तो ये जो है पहले तो स्ट्रेटेजिक यानी कि जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली जो है अपॉइंट किया गया है यहाँ पर किसको, कृष्णा श्रीनिवासन जो है इनको अपॉइंट किया गया है। सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जियावे ने भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया और पैसिफिक विभाग के निदेशक के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है और ये किसका स्थान लेंगे? श्रीनिवासन चांग योंग री का जो है वो स्थान लेने वाले हैं। सेशन आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021 पर आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आता है। नॉलेज इज पावर ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।